दोस्तों नमस्कार। हम रीतिकाल के अध्ययन में इनके प्रतिनिधि कवियों पर बातचीत कर रहे हैं। प्रतिनिधि कवियों के रचनाओं के, उनके काव्य कौशल के अध्ययन के शुरुआत में हमने केशव पर बातचीत की थी। केशव के बाद हमने बिहारी पे बातचीत की, फिर हमने भूषण का अध्ययन किया और अब हम मतीराम, जो एक अति विशिष्ट कवि ठहरते हैं रीतिकाल के, तो आज का हमारा अध्ययन मतीराम पर केंद्रित है। आइए हम मतीराम का अध्ययन करते हैं। रीतिकाल के अध्ययन से हमने यह जाना कि संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा के लेखन को केशव दास ने हिंदी में मजबूत आरंभ दिया। उसी मजबूती से चिंतामणि ने काव्यधारा का स्वरूप दिया। काव्य शास्त्रीय रीति निरूपक काव्य रचनाकारों को रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत रखा गया। ये हम पहले से ही जानते हैं कि काव्य शास्त्रीय रीति निरूपक काव्य रचनाओं को ही रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत रखा गया है। ऐसे रीतिबद्ध धारा के श्रृंगार रस के रस शिरोमणि मानकर केवल उसी का सांगोपांग विवेचन करने वाले आचार्यों में मतीराम का नाम सर्वप्रथम लिया जा सकता है। इनका जन्म 1604 ईस्वी के लगभग उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर के बनपुर नामक स्थान में हुआ था तथा इनके पिता का नाम विश्वनाथ त्रिपाठी था। ये सम्राट जहांगीर, बूंदी नरेश, राव भाव सिंह हाड़ा, कुमायूं नरेश ज्ञानचंद्र, बुंदेलखंड स्थित श्रीनगर नरेश स्वरूप सिंह बुंदेला आदि अनेक राजाओं के आश्रय में रहे। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 8 मानी जाती है, जिसमें फूलमंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचासिका और वृत्त कौमुदी आती है। इनमें इनमें लक्षण श्रृंगार और साहित्यसार आज उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध ग्रंथों में फूल मंजरी की रचना जहांगीर की आज्ञा से 1619 ईस्वी में, ललित ललाम की रचना भाव सिंह के आश्रय में सन 1661 से 64 के बीच में, सतसई की रचना की भोगनाथ के आश्रय में 1681 ईस्वी के आसपास की गई, अलंकार पंचासिका की रचना ज्ञानचंद्र के आश्रय में 1690 ईस्वी में तथा वृत्त कौमुदी की रचना स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में 1701 ईस्वी में हुई। रसराज का रचना काल 1633 से 43 ईस्वी के आसपास माना जाता है। रसराज किसी आश्रयदाता के आश्रय में नहीं लिखा गया। कतिपय विद्वानों ने मतीराम को चिंतामणि एवं भूषण का सहोदर माना है। मतीराम रचित रसराज में श्रृंगार रस और उनके आलंबन नायक नायिका का विवेचन किया गया है। इसमें दोहों, कवित्वों और सवैयों के सरस उदाहरण के द्वारा नायक नायिका भेद का वर्णन किया है। ग्रंथ के आरंभ में नायिका और नायक को श्रृंगार के आलंबन रूप में वर्णन किया गया है। इसके पश्चात आलंबन के ही प्रसंग में दर्शन के स्वप्न, चित्रादि भेदों, उद्दीपनों, अनुभावों, सात्विक भाव तथा श्रृंगार के संयोग वियोग नामक भेदों का वर्णन पूर्ण परंपरागत पद्धति के द्वारा किया गया है। संस्कृत एवं अन्य काव्य शास्त्रों के आधार पर कई बार अनुवाद अथवा छायावाद इनके लेखन में देखने को मिलता है। रसराज ग्रंथकार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह संस्कृत ग्रंथों का आश्रय लेते हुए भी उनका मात्र अनुकरण अथवा अनुवाद नहीं करते, बल्कि मतीराम ने रीति निरूपण में अपनी मौलिक प्रतिभा का भी प्रदर्शन किया है। इनका ग्रंथ ललित ललाम रीति ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस ग्रंथ में प्रसिद्ध अलंकार निरूपक ग्रंथ कुवलयानंद से आधार स्रोत के रूप में लिया गया है
तथा इसके उदाहरण भाग में राजा भावसिंह हाड़ा के प्रशस्ति गायन की गई है। एक अन्य ग्रंथ छंदसार, जो छंद निरूपण का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसे कवि ने शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित किया है। इनके सतसई में 703 दोहे हैं, जिनमें पूर्व लिखित ग्रंथों के भी दोहे संग्रहित हैं। सतसई के अंत में इन्होंने अपने आश्रयदाता भोगनाथ की प्रशंसा की है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, मतिराम की सी स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। भाषा के मतिराम के न तो भाव कृत्रिम है और न उनके व्यंजक व्यापार और चेष्टाएं ही। आचार्य शुक्ल ने इनके कवित्व का सही आकलन करते हुए प्रस्तुत विशेषताएं रेखांकित की हैं। वास्तव में मतिराम की प्रसिद्धि के मूल में इनके द्वारा लिखित उदाहरणों की स्वाभाविकता एवं उसकी सरसता है। रीतिकाल के अन्य कवियों की तरह उन्होंने वैचित्र प्रदर्शन को प्रमुखता से अपने काव्य में स्थान नहीं दिया। रीतिकाल की परिपाटी का पालन करते हुए भी वे रूढ़ियों से मुक्त हैं। उनकी कविता में नायिका के रूप वर्णन अथवा कार्य व्यापार के वर्णनों में केवल हास परिहास या श्रृंगार विलास ही नहीं मिलता, अपितु स्वाभाविक एवं सामान्य गृहस्थ जीवन की झलक भी देखने को मिलती है। सहज कल्पना बोध के साथ आकर्षक बिंबों का सृजन कर रीति के निरूपणों में सूक्ष्मता एवं स्वाभाविकता की प्रस्तुति इनके काव्य को भव्यता प्रदान करती है। इनके छंदों का सौंदर्य देखते बनता है जब विषयानुकूल संगीत की सृष्टि कर अपने बिंबों और उसकी अभिव्यक्ति को सहज सुग्राह्य बनाकर प्रस्तुत करते हैं। उदाहरणार्थ, कुंदन को रंग फीके लगे, झलके असी अंगन चारू गुराई, आँखनी में अलसानी, चितौनी में मंजू बिलासन की सरसाई, को बिन मोल बिकात नहीं, मति राम लहे मुस्कानी मिठाई, ज्यों ज्यों निहारिये नीरे हवै, नैननी त्यों त्यों खरी निकरै सी निकाई। मतिराम ने लोक जीवन के सहज राग से उत्पन्न श्रृंगारिक भाव को अपनी कविता का प्रतिपाद्य बनाया, जबकि उस पूरे दौर में सामंती ऐश्वर्य एवं भोग विलास पूर्ण श्रृंगार कविता की विषय वस्तु थी। लोक रंग के प्रयोग के कारण उनके काव्य में रूप और सौंदर्य के चित्र लोक जीवन की भांति प्रस्तुत एक अलग ही लोक जीवन की भांति भांति की झांकियां प्रस्तुत करते हैं। मतिराम के लेखन में परंपरागत काव्य शास्त्रीय प्रतिमानों पर आधारित रीति निरूपण है, यह सर्वमान्य है, किंतु इनके काव्य में रूढ़िवादी आग्रह के स्थान पर सहजता, स्वाभाविकता एवं अकृत्रिमता का सुंदरतम संयोग हुआ है। आवश्यकता अनुसार संयत एवं मर्यादित वाणी में श्रृंगार वर्णन तथा ओजमयी एवं नादपूर्ण वाणी में राज प्रशस्तियों की अभिव्यक्ति बड़े ही उत्कृष्ट एवं त्रुटिहीन भाषा में इन्होंने किया है। यही विशिष्टता मतिराम को आने वाले अनेक कवियों के लिए आदर्श रूप में स्थापित करती है, जिसे परवर्ती कवियों ने अनेक बार स्पष्ट शब्दों में स्वीकार भी किया है। मित्रों, हम अभी मतिराम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनके लेखन में जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि इन्होंने पूरी तरह से काव्य शास्त्रीय पद्धति के अनुसार अपने लेखन को ढाला।
इनके एक एक शब्द, एक एक छंद, सारे रूपमा उपमा अलंकार, जितनी भी बातें, रस जो भी ये इस्तेमाल कर रहे थे अपने काव्य में, वे सब के सब काव्य शास्त्रीय निरूपण के अंतर्गत पूरी तरह से खरे उतर रहे थे। और उसके बावजूद उसमें जो सबसे अच्छी बात थी कि एक तो वो अपनी शास्त्रीयता पर पूरी तरह से, शास्त्रीयता की कसौटी पर पूरी तरह से खरे उतर रहे थे, और दूसरी तरफ उसमें परंपरागत जो रूढ़िवादिता आ जाती है, उससे भी वह अपने आप को अलग कर पा रहे थे। मतलब वह शास्त्रीय लेखन करने के बावजूद मौलिक प्रतिभा के साथ, मौलिक उपादानों के साथ अपना लेखन कर पा रहे थे। और उस सामंती माहौल में, उस पूरे दरबारी परंपरा के लेखन में भी अपने आप को लोक जीवन, लोक रंग से जोड़ पा रहे थे। ये कुछ बड़ी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनकी वजह से मतीराम पूरे रीतिकाल के अति विशिष्ट कवि ठहरते हैं। क्योंकि कोई शास्त्रीयता से पूर्ण लेखन हो और उसमें कहीं कोई त्रुटि भी ना हो, शास्त्रीयता से जुड़ी हुई कोई त्रुटि ना हो, और साथ ही उसमें मौलिकता भी हो, पूरी तरह से वह छाया अनुवाद या अनुवाद ना लगे, ये बड़ी विशिष्ट बात है। तो इस तरह, और इसी वजह से आने वाले कई कवियों ने, मतलब जो रीतिकाल का जो समय चला, उस पूरे रीति युग में आने वाले कई कवियों ने, मतीराम के बाद के आने वाले कवियों ने मतीराम को अपने आदर्श के रूप में माना और स्पष्ट शब्दों में इसका स्वीकार भी किया अपने लेखन के द्वारा। तो यह भी मतीराम के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मतीराम के लेखन को ठीक ठीक समझ पा रहे होंगे। हम लोग अगली बार फिर मिलते हैं एक नए प्रतिनिधि रचनाकार के साथ, रीतिकालीन प्रतिनिधि रचनाकार के साथ। आज के लिए